बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आ, हम लोग फ़ाइनल सेटलमेंट किस तरह से बनाएंगे। फ़ाइनल सेटलमेंट शीट से मतलब ये है कि जैसा कि हम लोग किसी फैक्ट्री में या किसी कारख़ाने में या किसी मिल में या किसी भी इदारे में, किसी भी इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, और काम करने के बाद जब हम ये फ़ैसला कर लेते हैं कि अब हमने जाना है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपकी एक सेटलमेंट शीट बनती है जिसके अंदर आपके सारे ड्यूज़, आपको मिलने वाली सैलरी, आपके एडवांस, आपके लोन्स, आपका सारा कुछ, यानी आपको हिसाब किताब मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो हिसाब किताब कैसे बनाया जाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, वो इसको किस तरीके से तैयार करते हैं। तो ये इसकी एक स्केच है आपके सामने। मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें किस तरह से इसको बना सकते हैं। तो फाइनल सेटलमेंट शीट मतलब ये A4 साइज़ पे A4 साइज़ का जो पेज होता है उस पर बनी हुई है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, क्या क्या डिडक्ट होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे हर कंपनी का अलग तरीक़ाकार होता है, वो अपने हिसाब से इन चीज़ों को सेटल करते हैं। लेकिन मुझे जिस चीज़ का तजर्बा मैं वो आपको बता रहा हूँ कि मैं जहाँ काम करता था वहाँ पर ये किस तरीके से बनाई जाती थी। तो सबसे पहले तो ये है कि इसका एक फॉर्मेट बना हुआ है जिसके अंदर आपके इदारे का नाम होगा और उसके ऊपर लिखा होगा कि फ़ाइनल सेटलमेंट शीट। आप उसके अंदर अपना लोगो भी, अपनी कंपनी का लोगो भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर डेट, जिस तारीख को आपकी सेटलमेंट बन रही है वो डेट। उसके बाद डिपार्टमेंट में आपका कोई भी डिपार्टमेंट है, मतलब किसी प्रोडक्शन में आप काम करते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटीज़ होती है, ऑफिस बॉय होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप किस डिपार्टमेंट में काम करते थे या आप किस उस शख्स का बना रहे हैं वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उसका नाम यहाँ पर आप सिंपली टाइप करेंगे। अच्छा, नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय, आप उसका नाम लिखेंगे कि किस इंसान की या किस आदमी की आप सेटलमेंट बना रहे हैं, उसका फादर नेम, ठीक है। उसके बाद ये एक इसका स्केच बना हुआ है जिसके अंदर सबसे पहले आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है वो लिखी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुटी। तो ग्रेजुटी मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ़ तरीके से कटती है। ग्रेजुटी का मतलब ये होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी पे आपको पूरी नहीं दी जाती, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये पे है तो आपको 10,000 पूरा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसमें से आपके 300 रुपये या 500 रुपये पर मंथ आपकी हर पे में से कटते रहते हैं। तो वो आपके पास, आपके जो एडमिन ब्रांच वाले होते हैं उनके पास वो, या अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर आपके वो पैसे जमा होते रहते हैं। और जब आप वो इदारा छोड़ते हैं या आप जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब मुझे जाना है, मैंने यहाँ पे मज़ीद काम नहीं करना, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले आपकी सेटलमेंट एक बनाते हैं। उसके अंदर वो जो पैसे आपके जमा हुए हुए थे वो आपको दिए जाते हैं। और उसके अलावा अगर आपको 1 साल हो गया या 2 साल हो गए हैं तो उसके बाद ये एक रूल होता है, हर कंपनी के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है कि अगर आपको 2 साल हो गए और आप उसके बाद छोड़कर जा रहे हैं, या 1 साल हो गया और उसके बाद आप जा रहे हैं, तो जितनी आपकी सैलरी ग्रेजुटी इकट्ठी हुई है, मतलब 1 साल की ग्रेजुटी आपने 300 रुपये या 500 रुपये आपने मतलब कटवाते रहें आप, तो जितनी आपकी ग्रेजुटी बनेगी उतनी ही आपको जो है वो ऑनर्स की तरफ से उतनी ही मज़ीद ऐड करके दी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मेरी 12,000 रुपये बनी है तो मुझे जब मैं छोड़ कर जाऊँगा तो 24,000 रुपये मिलेंगे, यानी 12,000 तो मेरे अपने, जो मैंने अपनी पे में से कटवाए हैं, ठीक है। और बाकी जो है वो 12,000 रुपये मुझे ऑनर की तरफ से मिलेंगे। ये एक रूल है, आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है। मैं जहाँ काम करता था वहाँ पर इसी तरीके से था कि आपकी जितनी ग्रेजुटी इकट्ठी हुई है वो आपको मिलेगी, और साथ में अगर आपको 1 साल का अरसा मुकम्मल हो गया है तो उसके बाद ऑनर की तरफ से भी आपको 12,000 रुपये, यानी आपको टोटल 24,000 रुपये मिलेगी। अच्छा, तो सबसे पहले तो ग्रेजुटी की डिटेल वो लोग इकट्ठी कर लेते हैं या हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ महीनों के नाम लिखे हुए हैं कि आपने कितना महीना यहाँ पर काम किया है। तो आपका कोई भी पीरियड हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपका पीरियड इन से ज़्यादा है, मतलब आपका 5 साल का है, तो वो फिर आपकी मंथ्स को बढ़ा देंगे। यहाँ पे वो मैनुअली टाइप करके आपको निकाल लेंगे कि आपकी ग्रेजुटी कितनी बनती है। मिसाल के तौर पे मेरी पिछले 6 माह की ग्रेजुटी है, तो मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर लूँगा 300 रुपये, या चले हम 500 रुपये लगा लेते हैं। 500 रुपये मेरी ग्रेजुटी थी जी, ठीक है।
अब मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करके 6 महीनों में पूरा कर लेता हूँ कि मेरे 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 महीनों की ग्रेजुटी मेरी, मतलब मैं फरवरी में आया था और मैं जुलाई में जा रहा हूँ, जुलाई का महीना मैंने काम कर लिया, तो 6 महीने, यानी जब मैं आया फरवरी में तो पहली पे जब मुझे मिली तो उसमें से 500 रुपये कम थे, तो वो 500 रुपये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मेरे जमा हो गए ग्रेजुटी के नाम से। ग्रेजुटी का जो अकाउंट था उसके अंदर ये पैसे जमा होते रहे। अब मैं जा रहा हूँ तो मुझे 300 रुपये तो मेरी ग्रेजुटी है, ठीक है। अब ग्रेजुटी है मेरी 3,000 रुपये, ठीक। अच्छा, अब ग्रॉस सैलरी, यानी आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, मतलब 15,000 है, 20,000 है, जितनी आपकी सैलरी लगी है, ग्रॉस पे जो आपकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रॉस पे लिख लेंगे कि मेरी ग्रॉस पे कितनी है। मसलन मेरी ग्रॉस पे थी 15,000 रुपये, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा 15,000 रुपये, ठीक है। अब 15,000 रुपये मेरी ग्रेजुटी ग्रॉस सैलरी है। अब मेरी जो ग्रेजुटी है वो कितने महीने की है, 6 महीने की, तो 6 महीने की ग्रेजुटी ये 3,000 रुपये बनती है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 6 मंथ्स की मेरी ग्रेजुटी है और वो कितनी बनती है, 3,000 रुपये, यानी पर मंथ मेरे 500 रुपये हैं, ठीक है। ये हो गई मेरी ग्रेजुटी। लीव इनकैशमेंट, मसलन ये मतलब ये है कि अगर मैंने कोई छुट्टियाँ की हैं तो उसके पैसे कटेंगे, ये चीज़ जो है ये लेस होती है, आपकी ग्रेजुटी लेस होगी और आपकी लीव इनकैशमेंट्स, यानी अगर आपने कोई छुट्टियाँ की हुई हैं और आपके साथ ये तय हुआ है कि अगर आप छुट्टी करोगे तो आपके पैसे कटेंगे, तो वो पैसे आपकी जब सेटलमेंट बनेगी तो वो उसमें से लेस हो जाएंगे। लीव इनकैशमेंट अगर कोई है तो मसलन अगर एक छुट्टी है तो एक दिन के मेरे कितने 500 रुपये बनते हैं, तो मैं एक मसलन यहाँ पे 500 रुपये डाल देता हूँ कि जी ये लेस होने, मेरी एक छुट्टी भी है, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने होंगे उस हिसाब से हम यहाँ पर डाल देंगे। अच्छा, ओवर टाइम कितना है जी, अब हमने देखना है कि ओवर टाइम, ठीक है, ओवर टाइम यहाँ पर हम डाल देंगे। मसलन मेरे जैसा कि इतवार को छुट्टी होती है, मतलब 4 छुट्टियाँ हैं हफ्ते में जहाँ पे भी काम करते तो इतवार की छुट्टी है, लेकिन अगर मैंने इतवार के दिन काम किया तो उसके पैसे मुझे मिलेंगे, तो वो यहाँ पर ओवर टाइम हम लिख लेंगे। मसलन इस महीने में मैंने अगर कोई ओवर टाइम किया हुआ है, जितने भी ओवर टाइम होंगे हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे 2 ओवर टाइम है, तो ओवर टाइम एक दिन की है 500 रुपये, तो 2 दिन के हो गए 1,000 रुपये, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1,000 रुपये, ठीक है। मसलन 2 दिन के 1,000 रुपये। तो यहाँ पर एक फार्मूला भी लगा हुआ है कि चले मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला देख रहे थे कि यहाँ पर ये फार्मूला है कि ग्रॉस सैलरी आपकी है 15,000 रुपये। मतलब ये होता है कि अगर महीने में 4 इतवार हैं और हमने एक इतवार या 2 इतवारों को एक्स्ट्रा काम किया, मतलब छुट्टी नहीं की और काम किया, तो उसके बदले में ओवर टाइम के नाम से हमें पैसे मिलेंगे। तो कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि आपको अगर आपने एक दिन काम किया तो आपको जो उसके ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे वो 1.5 गुना मिलेंगे, ठीक है। मसलन एक दिन के मेरे जो पे है वो 500 रुपये है, तो 1.5 गुना जब मैं करूँगा तो वो 750, मतलब 750 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला इसी तरह से लगा हुआ है कि ग्रॉस सैलरी आपकी 15,000 रुपये, एक दिन के आपके बने 500 रुपये, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 750 रुपये आपको एक दिन एक एक्स्ट्रा ड्यूटी के मिलेंगे, ठीक है। ओवर टाइम में आपको 750 रुपये मिलेंगे। तो मिसाल के तौर पे मैंने 2 इतवारों को काम किया है तो मुझे मिले 1,500 रुपये, ठीक है। अच्छा, आपके एब्सेंट, अगर आपने कोई एब्सेंट किया, मसलन मेरा एक दिन मेरी एब्सेंट है, मतलब ऑफ डेज़ के अलावा, मतलब 4 इतवारों के अलावा मैंने वर्किंग डेज़ में एक छुट्टी की, तो उसके पैसे मेरे कटेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 डे टाइप किया तो मेरे 500 रुपये, यानी एक दिन की मेरी जो पे होगी वो बीच में से लेस हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद मसलन एडवांस मैंने कुछ लिया हुआ था महीने के दौरान, मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मिसाल के तौर पे मैंने 500 रुपये जो है वो एडवांस लिया, 500 लिखना, 500 रुपये एडवांस लिया, ठीक है। इसी तरह मेरा लोन चल रहा है तो लोन की किस्त मैंने अपनी पे में से निकलवानी है। मिसाल के तौर पे मैं उनसे कहता हूँ कि जी आप 1,000 रुपये मेरी लोन की किस्त काट लें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और अदर्स में नील, मैं इसमें कुछ नहीं डालता। तो अब जो टोटल सैलरी मेरी बनी है उसमें वो किस तरीके से बनी है आप ये देखिएगा ज़रा, कि इसके ऊपर मैं अगर यहाँ ऊपर आप इसमें देख लें अगर आप, तो आपको समझ आएगी कि ग्रॉस पे है मेरी 15,000 रुपये,
ठीक है। अब उसके अंदर से मैंने कुछ चीज़ें लेस करनी है, जैसे H10 जो है वो क्या है कि मेरी ग्रॉस पे है, उसमें से H14 क्या है कि एब्सेंट के पैसे 500 रुपये मैंने लेस करने, ये माइनस H14 यानी मेरे एब्सेंट के पैसे उसमें से कटेंगे, एडवांस जो मैंने लिया हुआ है वो लेस होगा, लोन की किस्त लेस होगी, और अदर्स में अगर कोई चीज़ है तो वो लेस होगी, ठीक है। ये सारे जो हैं ये लेस होंगे किस में से, मेरी सैलरी में से, और उसके बाद इसके अंदर हम प्लस कर देंगे क्या, जो हमारा ओवर टाइम है। H13 क्या है, हमारा ओवर टाइम है, तो ओवर टाइम में मेरे पैसे 1500 रुपये मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अब टोटल मेरे कितने हुए, मेरी सैलरी कितनी हुई, 14,500 रुपये मेरी सैलरी हुई, ठीक है। अब ये तो हो गया सैलरी, टोटल सैलरी, इसमें ग्रेजुटी अभी ऐड नहीं की हुई, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ग्रेजुटी के नाम से कोई सेल ऐड नहीं है, ठीक है। ग्रेजुटी अलग से लिखी हुई है, क्योंकि ग्रेजुटी का मसला होता, तो क्योंकि अब मिसाल के तौर पर मैंने 2 साल काम किया है, तो मेरी सेटलमेंट जब बनेगी तो मैं आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट वालों से पूछ सकूँ, हाँ जी मेरी ग्रेजुटी कितनी है, तो ग्रेजुटी इसलिए अलग से शो की जाती है। तो मेरी ग्रेजुटी बनी 3,000 रुपये, वो यहाँ पे अलग से ऐड की हुई है, ठीक है। सैलरी के अंदर ग्रेजुटी ऐड हुई, तो टोटल मेरी पे कितनी बनी, 17,500 रुपये, जो मुझे अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले पे करेंगे वो होगी 17,500 रुपये। अच्छा, बाज़ जगहों पर ना बाज़ इंडस्ट्रीज़ में टक शॉप क्लियरेंस भी करवाई जाती है कि जी मसलन आपके कोई यूनिफॉर्म वगैरह, या आपने कुछ स्टोर से या रॉ मटेरियल स्टोर से कोई चीज़ इशू करवाई हुई अपने नाम पे, आप काम कर रहे थे, वो चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी, आपके इस्तेमाल में थी, लेकिन अब आप जब जा रहे हैं तो वो आपसे जो है वो कहेंगे कि जी आप यूनिफॉर्म वापस करें या इस तरह की कोई चीज़, तो वो उसके लिए रॉ मटेरियल स्टोर वाले आपसे कहेंगे कि जी अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले कहेंगे आपसे कि आप जा कर के क्लियरेंस करवा के लें, तो यहाँ पर आप वो सिग्नेचर करवा लेंगे। टक शॉप क्लियरेंस, अगर अंदर ही कोई टक शॉप है, वहाँ पर आपने कोई मतलब आप उधार पे कोई चीज़ें लेते रहें, मसलन कि मैं जब पे मिलेगी तो आपको पैसे दे दूँगा, या हफ्ते बाद दे दूँगा, या 2 हफ्तों बाद दे दूँगा, लेकिन अब आपकी सेटलमेंट बन रही है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले टक शॉप से भी आपकी क्लियरेंस करवाएंगे कि हाँ ये बंदा अब जा रहा है, तो इसने कुछ पैसे देने तो नहीं है, तो अगर कोई देने हो तो वो यहाँ पे बाय हैंड भी लेस किए जा सकते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले आपसे आपकी पे में से उसको लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो है वो सेटलमेंट बनती है, और इसके अंदर से ये सारी चीज़ें आपकी जो होती हैं वो लेस होती हैं, आपकी जो है वो ओवर टाइम के पैसे, ये ग्रेजुटी के पैसे आपके ऐड होके, तो इस तरीके से आपको ये मतलब टोटल जो लमसम आपकी अमाउंट बनेगी वो आपको नेट पेड में आपको दे दी जाती है। उसके अलावा फिर आपके एम्प्लॉयज़ के सिग्नेचर हो जाते हैं कि हाँ जी ये ग्रेजुटी बिल्कुल ठीक बनी है, और उसके अलावा जो आपके एडमिन डिपार्टमेंट वाले थे वो साइन करते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले आपके जो है वो साइन करते हैं जिन्होंने बनाई है, और उसके बाद आपको ये जब आपको पैसे दिए जाते हैं तो साथ में आपको ये, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंट्रोल P करके, तो इस तरीके से आपको ये एक A4 पेज के ऊपर बना हुआ ये सेटलमेंट का फॉर्म भी आपको दे दिया जाता है, ताकि आप इसको अपने पास रख सकें और आपको पता हो कि मुझे कितने पैसे मिले हैं। ज़ाहिर है हर जो वर्कर होता है वो ख़ुद भी हिसाब कर रहा होता है कि मेरे कितने पैसे बनते हैं, तो उस हिसाब से वो आपको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई राय है या आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन पर जा के ज़रूर लिखिएगा। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।